नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी चैंपियन पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 13 नोटिफिकेशन 2025 के बारे में। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और एसएससी के ज़रिए नौकरी पाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, कितनी वैकेंसी है, क्या योग्यता चाहिए, कैसे आवेदन करें और सबसे ज़रूरी एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरुआत करते हैं। जो कोई भी इस चैनल पे नए हैं वो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सरकारी नौकरी से जुड़ी कोई भी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, हम आपको ले चलते हैं। एसएससी ने सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 13 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके तहत 10वीं 12वीं और ग्रेजुएट के लिए यहाँ पे 2000 प्लस पदों की भर्ती आ गई है। तो सभी उम्मीदवार एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर जा कर के आप वो आवेदन कर सकते हैं। बाकी का डिटेल हम आपसे शेयर करते हैं। तो चलिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये वो पीडीएफ है। इसमें ये एसएससी की तरफ से ये पीडीएफ जारी किया गया है, जिसका आप यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हैं ssc.gov.in। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं आपसे कि डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन का जो फॉर्म फिलअप है वो कब से हो रहा है आपका, तो 2/6/2025 से 23/6/2025 तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन वो आपका 23/6/2025 रहने वाला है। और पेमेंट करने का आपका लास्ट डेट वो 24/6 है। और डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर फॉर्म करेक्शन इंक्लूडिंग ऑनलाइन पेमेंट, यानी कि अगर आप फॉर्म में किसी तरह का कोई करेक्शन करना चाहते हैं उसके लिए भी डेट दिया गया है 28/6/2025 से 30/6/2025 तक आप इसमें पेमेंट करके आप अपना करेक्शन कर सकते हैं। और नेक्स्ट आपका दोस्तों, आपका डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यानी कि यहाँ पे आपका जो एग्जामिनेशन है वो कंप्यूटर बेस्ड रहने वाली है और जिसका डेट भी क्लियर कर दिया गया है, जो 24 जुलाई से 4 अगस्त 2025 तक हो सकती है। और ये टेंटेटिव है, पर ये डेट जो दिया गया है इस डेट पे भी हो सकती है, या तो फिर इसे बढ़ाया भी जा सकता है, पर ज़्यादा उम्मीद है इसी डेट पे ये लगभग हो जाएगी। नेक्स्ट आपका है टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर टू बी कॉल्ड इन द केस ऑफ एनी डिफ़िकल्टीज़। अगर आपको इस फॉर्म को फिल करने में किसी भी तरह का कोई परेशानी अगर आ रहा हो तो आप इस नंबर पे, ये टोल फ्री नंबर है, इस पे आप कॉल करके बात कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। तो इस फॉर्म को फिल करने के लिए कौन कौन एलिजिबल हो सकते हैं, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी है कि उनकी नेशनलिटी या सिटीजनशिप। तो जो कैंडिडेट होंगे तो मस्ट बी आइदर सिटीजन ऑफ इंडिया, या तो वो इंडियन सिटीजनशिप हो, या तो फिर उनके पास सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान या तिब्बतन रेफ्यूज़ी हों 1 जनवरी 1962, या तो फिर वह पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज़ माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, या फिर वो माइग्रेटेड पर्सन हो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका। तो ये सारे कैंडिडेट एलिजिबल होंगे इस फॉर्म को फिल करने के लिए। नेक्स्ट आपका है एज लिमिट। आपका जो एज लिमिट है वो 1/8/2025 के बेस पे काउंट किया जाएगा, यानी कि इस डेट तक आपका जो डेट है मिनिमम डेट ऑफ बर्थ और मैक्सिमम डेट ऑफ बर्थ, इस डेट से पहले अगर कंप्लीट है तो आप एलिजिबल होंगे। अगर इसके बाद हो रहा हो तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि फॉर द पोस्ट फॉर विच एज लिमिट इज़ 1825। अगर कोई भी इसमें जो पोस्ट है जिसमें आपका जो डेट ऑफ बर्थ है 1825 है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप 2/8/2000 से पहले नहीं और 1/8/2007 के बाद अगर आपका जन्म हो रहा हो तो आप
इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इसके बीच में हो तो आप एलिजिबल हैं। फॉर द पोस्ट फॉर विच एज लिमिट इज 18 to 27 ईयर्स, मीन्स जिस पोस्ट के लिए ये डेट डिक्लेयर किया गया हो, इनकी उसमें आपका जो एज है वो 18 से 27 रहने वाली हो, तो उसमें जो कैंडिडेट का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2/8/1998 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1/8/2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो वो एलिजिबल नहीं होंगे। इसी तरह से आप यहाँ पे देख पा रहे हैं और सभी पोस्ट का ये डेट यहाँ पे मेंशन्ड है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के ये पोस्ट हैं। इन सबों का जो डेट है यानी कि 21 से 25 है, तो उसमें आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 2/8/2000 से अर्लियर नहीं, इससे पहले का नहीं, और 1/8/2004 के बाद का नहीं। तो आप जिस डेट ऑफ बर्थ के लिए आप एलिजिबल होंगे, जिस पोस्ट के लिए आप फिल कर रहे होंगे, उसके अकॉर्डिंग अपना डेट ऑफ बर्थ आप इसमें देख करके अपना फॉर्म फिल करेंगे। नेक्स्ट आपका है प्रूफ फॉर द बर्थ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, यानी कि अपना डेट ऑफ बर्थ के लिए प्रूफ आप इसमें क्या देने वाले हैं। तो आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ एज अ रिकॉर्डेड इन मेट्रिकुलेशन सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट और इक्वावेलेंट सर्टिफिकेट ओनली विल बी एक्सेप्टेबल बाय द कमीशन, यानी कि यहाँ पे कमीशन के द्वारा उसी डेट ऑफ बर्थ को एक्सेप्ट किया जाएगा जो आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे या फिर उसके इक्वावेलेंट किसी और सर्टिफिकेट पे जो मेंशन होगा। नेक्स्ट आपका है रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट। तो यहाँ पे एज में भी कुछ रिलैक्सेशन है, जैसे SC/ST के लिए 5 साल का, OBC के लिए 3 साल का, और PWBD के लिए 10 साल का, और PWBD अगर वो OBC के से हैं तो उनके लिए 13 साल, और वो PWBD SC/ST से हैं तो उन्हें 15 साल का यहाँ पे छूट दिया जा रहा है। नेक्स्ट आपका है एक्स सर्विसमैन ESM, उनके लिए 3 ईयर्स, और डिफेंस पर्सनल डिसेबिलिटी तो उनके लिए भी 3 ईयर्स, और डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड इन ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्टिलिटीज़ तो उनके लिए भी यहाँ पे 8 ईयर्स का यहाँ पे ये एज रिलैक्सेशन है। नेक्स्ट आपका है एडिशनल परमिशेबल रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट फॉर ग्रुप C पोस्ट, तो उनमें यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज़ हु हैव बीन rendered not less than 3 years regular and continuous services as on 1/8/2025, तो उन्हें यहाँ पे अप टू 40 ईयर्स ऑफ द एज, तो उनके एज से 40 वर्ष तक का उन्हें यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। नेक्स्ट आपका है इसमें आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय हैं तो यहाँ पे रेंडर्ड होंगे नॉट लेस देन 3 ईयर्स, तो उनके लिए ये अप टू 45 ईयर्स ऑफ एज। जो फिर विडो या डिवोर्स्ड वुमेन होंगे या जुडिशियली सेपरेटेड होंगे तो उनके लिए यहाँ पे अप टू 35 ईयर्स ऑफ एज तक उन्हें एज रिलैक्सेशन मिल सकता है। नेक्स्ट आपका है इसमें कि जो विडोज़ हैं या डिवोर्स वुमेन या वुमेन जुडिशियली सेपरेट वो SC/ST से हैं तो उनके लिए यहाँ पे 40 ईयर्स अप टू 40 ईयर्स ऑफ एज, तो यहाँ तक उन्हें एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो नेक्स्ट आपका यहाँ पे है एप्लीकेशन फ़ी, तो यहाँ पे आपको फ़ी पेएबल इज़ 100 रुपीज़ ओनली, यानी कि आपको यहाँ पे 100 रुपीज़ फ़ी पे करना होगा इस फॉर्म को फिल करने के लिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। एंड द वुमेन कैंडिडेट एंड द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC/ST, पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ एंड द एक्स सर्विसमैन, इन सबों के लिए एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन एंड एग्जाम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ फ़ी, और इन्हें फ़ी रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। ऑनलाइन फ़ी कैन बी पेड बाय द कैंडिडेट अप टू 24/6/2025, इस डेट तक आप यहाँ पे अपना एप्लीकेशन फ़ी पे कर लेंगे रात 12 बजे से पहले। नेक्स्ट है आपका दोस्तों, अगर आप फॉर्म फिल कर ले रहे हैं, अगर फॉर्म फिल करने के बाद अगर उसमें कोई एरर आ रहा हो तो आप दोबारा फिर से अगर उसमें कोई करेक्शन करते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे 200 रुपये का फिर से एक चालान आपको पे करना होगा। उसके बाद उसमें उसे रीसबमिट कर लेंगे और उसे मॉडिफाई या फिर उसमें जो भी करेक्शन आपको करना है वो फर्स्ट टाइम आप उसमें करेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर फिर से अगर आपको दोबारा करेक्शन करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे 500 रुपये उसमें करेक्शन करने के लिए आपको पे करने होंगे फॉर सेकेंड टाइम।
एंड द प्रिस्क्राइब्ड करेक्शन चार्ज विल बी अप्लीकेबल टू ऑल कैंडिडेट इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर एंड कैटेगरीज। और नेक्स्ट आपका यहाँ पे द करेक्शन चार्ज वंस पेड, यानी कि अपना आपको जो करेक्शन चार्ज है अगर आपने एक बार पे कर दिया हो तो दोबारा रिफंड नहीं होने वाला है। नेक्स्ट आपका है सेंटर ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। तो आप यहाँ पे इस फॉर्म को जब फिल कर रहे हो तो यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन सेंटर भी आपको चूज़ करना होगा। तो यहाँ पे वो सेंटर आपका जोन वाइज, यानी कि आप किस रीजन से ये फॉर्म को फिल करना चाहते हैं। तो सेंट्रल रीजन से करना चाह रहे हैं, जो कि बिहार उत्तर प्रदेश वाला रीजन को बोला जाता है, जिसमें से आप यहाँ पे देख पा रहे हैं भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, ये सारे सेंट्रल रीजन के सेंटर्स हैं। और अगर आप ईस्टर्न रीजन से अगर फॉर्म फिल करना चाह रहे हैं तो उनमें ये अंडमान निकोबार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, ये स्टेट्स इसमें इंक्लूड हैं। और इन स्टेट के ये सारे सेंटर यहाँ पे देख पा रहे हैं कि श्री विजयपुरम, रांची, धनबाद, जमशेदपुर, ये सारा आपका इसमें रहने वाला है। नेक्स्ट आपका है अगर आप के क्या रीजन से फिल करना चाह रहे हैं, तो यानी कि कर्नाटक, केरला रीजन से, लक्षद्वीप कर, तो उसके लिए यहाँ पे आपका ये सेंटर रहने वाला है बेंगलुरु, बेलगावी, कालाबुर्गी, गुलबर्गा, मंगलोर, ये सारा आपका सेंटर रहने वाला है। और आप जिस रीजन से आप फिल करना चाह रहे हैं उस रीजन का आप यहाँ पे पहले रीजन सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद वहाँ से आप वो सिटी सेलेक्ट कर लेंगे जिस सिटी में आपको एग्ज़ाम देना हो। तो ये सारे वो रीजन है। NER नॉर्थ ईस्टर्न रीजन आपका नॉर्थ रीजन है। फिर NWR है नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है, जो हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब वाला रीजन आपका रहने वाला है। नेक्स्ट आपका है साउथ रीजन है, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु वाला। नेक्स्ट आपका वेस्टर्न रीजन है, अहमदाबाद, वडोदरा, ये सारे सिटी रहने वाली है आपका। तो आप अपनी इच्छा अनुसार आप जहाँ आपका जो नियरेस्ट हो या फिर जो आपका चॉइस हो आप इसमें फिल कर सकते हैं। अ कैंडिडेट हैज़ ऑप्शन टू गिव द प्रेफरेंस 3 सेंटर। आपको यहाँ पे सेंटर के लिए प्रेफरेंस देने के लिए आपको 3 सेंटर यहाँ पे आपको दिया जाएगा जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे। और फिर नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ सेंटर्स विल बी कंसिडर्ड लेटर। तो फिर बाद में आपका ये सेंटर चेंज करने का कोई भी रिक्वेस्ट यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं होगा। नेक्स्ट आपका है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। आपका ये जो एग्जामिनेशन होने वाला है उसका सिलेबस क्या रहने वाला है। और जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं देयर विल बी 3 सेपरेटेड कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर द पोस्ट विथ मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मेट्रिकुलेशन लेवल, हायर सेकेंडरी लेवल, ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल्स एंड द डिटेल ऑफ द सब्जेक्ट मार्क्स। यानी कि यहाँ पर जैसे जो वैकेंसीज आई है ये इसमें वो 10th लेवल की जॉब है, इसमें मैट्रिक लेवल की भी है और ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल की है। तो इन सबों के लिए जो आपका एग्ज़ाम होंगे आपका ये पैटर्न सेम रहने वाला है। जनरल इंटेलिजेंस का 25 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस का 25 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एटीट्यूड का 25 मार्क्स और आपका इंग्लिश नॉलेज जो बेसिक नॉलेज के लिए आपका 25 मार्क्स यहाँ पर रहने वाला है। 25 क्वेश्चंस रहने वाले हैं और इन 25 क्वेश्चंस के लिए 50-50 मार्क्स आपको यहाँ पे दिया जाएगा और जिसके लिए टोटल टाइम ड्यूरेशन आपका 60 मिनट्स का रहने वाला है। और जो डिसेबल्ड कैंडिडेट होंगे किसी तरह से इनके पारा 9.1, 9.2, 9.3 में अबव है, अबव यानी कि ऊपर वहाँ पे मेंशन किया गया था PDF में, तो उनके लिए ये 80 मिनट्स दिया जाएगा। उनके अलावा जो नॉर्मल कैंडिडेट होंगे उनके लिए 60 मिनट्स। ये टोटल 100 क्वेश्चंस के लिए और 200 मार्क्स के लिए। तो नेक्स्ट आपका है यहाँ पे आपका नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है 0.5 ईच रॉन्ग आंसर के लिए। और आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन हिंदी एंड इंग्लिश ओनली। और आपको यहाँ पे जो एग्जामिनेशन ये होने वाली है 2 ही लैंग्वेज में होगी, या तो हिंदी या तो इंग्लिश। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपसे सिलेबस का, इंडिकेटिव सिलेबस फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। तो इसमें जो आपको मैट्रिकुलेशन लेवल का जो पोस्ट रहने वाला है उसमें आपका
जनरल इंटेलिजेंस और जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के सारे चैप्टर्स, और जनरल इंग्लिश यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आपका यहाँ पे जो टेस्ट पेपर विल कंसिस्ट ऑफ क्वेश्चन डिजाइन टू टेस्ट कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक ऑफ लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, वोकेबलरी, ग्रामर, यानी कि इसमें जो इंग्लिश लैंग्वेज का जो आपका एग्जामिनेशन होगा इसमें बस आपका इंग्लिश का बेसिक चेक किया जाएगा, जिसमें वोकेबलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स रहने वाले हैं। और क्वांटिटी एप्टीट्यूड का इसमें आप नंबर सिस्टम, फंडामेंटल अर्थमेटिक, ऑपरेशन, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, ये सारे टॉपिक आपका रहने वाला है। नेक्स्ट आपका है 10+2 लेवल में क्या रहने वाला है, उसमें थोड़ा सा टॉपिक तो लगभग सबका सेम ही है, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, बस उसमें लेवल ऑफ क्वेश्चन और कुछ कुछ चैप्टर उसमें इंक्लूड होकर के वो थोड़े वास्ट होते जाएंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जनरल अवेयरनेस हो गया, ये आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, इसका सिलेबस आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। नेक्स्ट आपका है ग्रेजुएट एंड अबव लेवल का, इसमें आप जनरल इंटेलिजेंस का ये सब्जेक्ट आपका ये टॉपिक इसमें रहने वाला आपका है। नेक्स्ट इसी में आपका है जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो ये सारे टॉपिक्स आपका आने वाला है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में कि आपका यहाँ पे सिलेक्शन किस प्रकार होगा। तो सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आप अपना इस फॉर्म को सबसे पहले फिल करेंगे। फिल करने के बाद ये जो कमीशन है आपके फॉर्म को जांच करेगी, अगर आपका फॉर्म करेक्ट पाया गया तो आपको आप सभी कैंडिडेट के लिए ई एडमिट कार्ड जारी करेगा। उसके बाद आप एग्ज़ाम में अपीयर होंगे। एग्ज़ाम में अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो शॉर्टलिस्ट होने के बाद यहाँ पे आपका आगे का प्रोसेस अब बढ़ेगा। जैसे जिस पोस्ट के लिए अगर टाइपिंग होगा तो उसमें टाइपिंग होगा, नहीं तो फिर आपका डायरेक्ट डीवी होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे है दोस्तों रिसोल्यूशन ऑफ टाई केसेस। अगर किसी कंडीशन में किन्हीं कैंडिडेट का जो स्कोर है अगर सेम हो गया तो उन कंडीशन में किनको सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। तो उन कंडीशन में सबसे पहले टोटल मार्क्स इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन इस आधार पर पहले देखा जाएगा। नेक्स्ट है कि मार्क इन पार्ट ए ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। फिर नेक्स्ट आपका है मार्क्स इन पार्ट बी ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, मार्क्स इन पार्ट सी कंप्यूटर बेस्ड ऑफ एग्जामिनेशन, और फिर डेट ऑफ बर्थ के बेस्ड पे विथ ओल्डर कैंडिडेट प्लेस हायर। जो ओल्डर कैंडिडेट होंगे उन्हें यहाँ पे प्राथमिकता सबसे पहले दी जाएगी। अगर उसमें भी अगर सेम आ गया तो लास्ट ऑप्शन ये रहने वाला है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जिनका नाम पहले आएगा उनको सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। नेक्स्ट है आपका कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो रिजेक्ट भी किया जा सकता है। तो रिजेक्ट कब कर दिया जाएगा, जब आपका एप्लीकेशन इनकम्प्लीट होगा या तो आपके सिग्नेचर में किसी तरह का कोई वेरिएशन हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और फिर आपका जो फोटोग्राफ है वो जो इसमें क्राइटेरिया दिया गया अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं हुआ, उसमें किसी तरह का कोई ब्लड सिग्नेचर आ गया या फ़ोटो में, तो आपका यहाँ पे फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और नो पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फ़ी बाय नॉन एग्जाम्प्टेड कैंडिडेट्स। अगर आप सिर्फ फॉर्म फिल कर देते हैं, अगर पेमेंट नहीं करते हैं तो भी आपका फॉर्म को यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आपका है अंडर एज्ड या ओवर एज्ड कैंडिडेट का फॉर्म भी यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आपका है नन अपलोडिंग ऑफ सेल्फ अटेस्टेड लीजिबल कॉपीज़ ऑफ ऑल रिलेवेंट सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स। अगर आप इसमें जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे अगर वो सेल्फ अटेस्टेड नहीं होंगे तो उन कंडीशन में भी आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। दोस्तों यह थी एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 नोटिफिकेशन 2025 से जुड़ी सारी ज़रूरी जानकारी। अगर आप सभी सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो ये मौका बिल्कुल ना गंवाएं। फॉर्म भरना शुरू करें और अभी से तैयारी में जुट जाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही सरकारी नौकरी के लेटेस्ट अपडेट
मिलती रहें। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।